नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप में से बहुत लोगों को ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क थी कि इस चैनल का नाम टारगेटेड ट्रैफिक क्यों रखा है? टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ऐसा है कि जो लोग कुछ ढूँढ रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं, जिनको कुछ लेना है, कुछ पूछना है, किसी के साथ उनको कम्युनिकेशन बढ़ानी है या किसी एक सर्विस का उन्हें फ़ायदा उठाना हो, अगर वो सर्विस उन्हें हायर करनी हो, तो उस तरीके के कस्टमर को हम टारगेटेड ट्रैफिक कहते हैं क्योंकि अगर हम उनके पास में सही मायने में पहुँचे अपनी सर्विस लेके और उनको अगर वही सर्विस चाहिए, तो वो हमारे लिए टारगेटेड ट्रैफिक होती है क्योंकि उनका कन्वर्जन 100% होता है। तो इसलिए हमने आज ये चाहा कि आज हम ये जो आज की ये इंटरव्यू मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, ये हमारी पहली इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के पहले मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इंटरव्यू बहुत सालों से मैं राह देख रही थी कि मैं इसको शुरू करूँ। लेकिन मैं चाह रही थी कि ऑन पैसिव ऐसे एक दहलीज पे खड़ी रहे कि जहाँ पे बस कुछ कुछ दिन या कुछ महीने उसको ओपन होने को रहे और पब्लिक इसकी डिमांड करे। तो पब्लिक को भी ये समझ में आएगा कि अगर इस तरीके के प्रोफ़ेशन में अगर हम हैं, तो हमारी अहमियत क्या है? हम खुद को कैसे इवैल्यूएट करें और अगर इसके ज़रिए ऑन पैसिव के ज़रिए इस पूरे के पूरे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अगर हमको बहुत लोगों तक पहुँचना है, तो इसमें कौन-सी खूबियाँ हैं, कौन-सी विशेषताएँ हैं? इस टारगेटेड ट्रैफिक को ये मंच देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस टारगेटेड ट्रैफिक को हम इसके बाद और भी आगे बढ़ाएँगे। जिन-जिन लोगों को अपनी-अपनी जो सर्विसेज़ है या अपने-अपने बिज़नेसेस है, अपना अपना स्किल है, वो अगर इस माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेंजर पे ढूँढिए, ममता कुलकर्णी इस नाम से और आप मुझे मैसेज डालिए फॉर टारगेटेड ट्रैफिक शो तो मैं ज़रूर आपके साथ अ, वहाँ पे फ़ोन पे बात करूँगी और हम लोग इस इंटरव्यू को हम फाइनलाइज़ करेंगे। आज टारगेटेड ट्रैफिक का पहला एपिसोड है और आज के हमारे टारगेटेड ट्रैफिक और हमारे टारगेटेड कस्टमर्स है स्पिरिचुअल हीलर्स या फिर स्पिरिचुअल गाइड या फिर जो भी टैरो कार्ड देखते हैं वो या फिर जो कुंडली शास्त्र देखते हैं भविष्यवेत्ता या फिर जो भविष्य के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ये सब हमारे लिए हमारे टारगेटेड ट्रैफिक है। इसके साथ इस सारी जो स्किल सेट है इसको ऑब्जर्व करने वाले, इसको फॉलो करने वाले जितने भी दर्शक हैं वो हमारे लिए टारगेटेड ट्रैफिक है। आज मुझे बहुत-बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक बहुत ही अ, मैं कहूँगी ऑल-राउंडर व्यक्तिमत्व जो होता है, उनको मैं ऑल-राउंडर पर्सनैलिटी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ही उनके बारे में कहूँ क्योंकि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को आपके सामने उजागर कर सकूँ। मैं उनको माइक सुपुर्द करने से पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देती हूँ। इनका नाम है मिसेस शर्मिला नगरकर और ये पुणे में रहती है और बहुत सालों से इनकी तपस्या शुरू है, मैं इसको तपस्या ही कहूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ आजकल के इस मार्केट में बहुत पैसों के पीछे ना लगते हुए बहुत निर्मल भाव से सबकी सेवा करूँ और उनको फ़ायदा पहुँचे इस एकमात्र उद्देश्य से वो चल रही है। मैं समझती हूँ शर्मिला जी को जितनी भी मैं कहूँगी जितने भी स्किल सेट अभी उन्हें मिले हैं, ये सब स्वामी जी की कृपा है और उनके ज़रिए वो लोगों की सेवा करती हैं और इससे भी ज़्यादा वो सेवा करना चाहती है। मैं आमंत्रित करती हूँ और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ शर्मिला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपका इस मंच पे ओ कनेक्ट पे बहुत स्वागत है। आप आइए और आपके बारे में आप कुछ बताइए। ओवर टू यू शर्मिला जी, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। पहले तो मेरे बारे में शुरू करने से पहले मैं ममता जी को बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है यहाँ पे आके मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ और जो मैं आज तक जिस राह पे मैं चल रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको
इंफॉर्मेशन दो। तो पहले तो मैं मेरा नाम बताती हूँ। मेरा नाम है शर्मिला नगरकर। मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। एजुकेशन में मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मैंने किया हुआ है, और उसके बाद मैंने अग्निहोत्र, यानी पूरे वर्ल्ड में जिसको होमा थेरेपी कहते हैं, उसमें मैंने एमफिल किया हुआ है। और उसके साथ मैं पिछले 20 सालों से ऑकल्ट साइंस या गूढ़ शास्त्र जिसे बोलते हैं, या मिस्टिक साइंसेस जिसे बोलते हैं, ऐसे 20 अलग अलग मॉडलिटीज में मैं काम कर रही हूँ। तो सब तो यहाँ पे नहीं आपको बताऊंगी, आप शायद बोर हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, तो थोड़े से मेरे एक्सपीरियंसेस या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं करती हूँ रेगुलर प्रैक्टिस जो है मेरी, वो है दो चीजों में। एक तो टैरो रीडिंग और दूसरा है आकाशिक रिकॉर्ड्स। टैरो रीडिंग क्या है? तो टैरो ये कैसे है कि अब इंडिया में पहले से बहुत पुरातन काल से एस्ट्रोलॉजी ये बहुत बड़ी एक ब्रांच है, जिसमें आपको पूरी आपका जिंदगी का जो बोलते हैं ना, कच्चा चिट्ठा बोलते हैं, एकदम से माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपको कुंडली से मिलती है। लेकिन कैसे है, कुंडली अगर आपकी परफेक्ट होने के लिए आपके एग्जैक्ट जो बर्थ टाइम है, वो बर्थ प्लेस और बर्थ का डेट, ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती है। क्योंकि हर 7 सेकंड के बाद ग्रहों की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उतना भी अगर फर्क पड़ जाए टाइम में, तो फिर आपके कुंडली में जो दिखाते हैं वो चीजें बदल सकती है। इसीलिए पहले से गांव खेड़ा में तो इतना पर्टिकुलर नहीं था, तो कुंडली का थोड़ा सा लोगों को परफेक्शन में थोड़ा सा कुछ ये ऐसे लगने लगा कि नहीं, मेरा परफेक्ट प्रेडिक्शन हो रहा है। तो फिर इंडियन जो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग और मोडालिटीज जो थोड़ी सी सिंपल है, जिसका हम लोग सीख के कुछ सीख लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही बाहर जो परदेश में जो मॉडलिटीज है, उस पे लोगों ने काम करना चालू कर दिया। उसी में से एक टैरो कार्ड रीडिंग है। टैरो कार्ड रीडिंग यानी उसमें 78 अलग अलग कार्ड्स रहते हैं, और ये कार्ड्स जब हम देखते हैं तो हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो जो जिसके बारे में जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं, उनको सिर्फ उनका नाम बताना है, सो दैट हम लोग उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करके डायरेक्टली थ्रू टैरो कार्ड्स हम लोग मैसेज हमको मिल जाते हैं, और हम उनके क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। टैरो कार्ड्स में आपको ज्यादा दूर की, यानी कुंडली में कैसे आपका आखिरी तक सब आपको पता चल जाता है, लेकिन टैरो कार्ड्स का टाइम का थोड़ा सा लिमिट रहता है। ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप टैरो कार्ड्स में से आपका फ्यूचर आपको समझ सकता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो कि मैं अभी मेरा 12th पास हो गया है और मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करूं या कोई डिप्लोमा करूं, या इंजीनियरिंग में अगर मुझे मैं मैकेनिकल लूं या कंप्यूटर साइंस लूं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच लूं, ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं जो इमीडिएट आपको आंसर चाहिए, तो उस टाइम पे आपको टैरो रीडिंग बहुत हेल्प करता है। तो उसके बाद मैं आपको दूसरा मोडालिटी जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो आपको बताती हूँ। उसे बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, अभी तक उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन शायद सबको पता है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के आगे की स्टेप है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको आपका पास्ट जो है, क्योंकि सोल जर्नी में सिर्फ ये जन्म का नहीं रहता, सोल के जर्नी में जब आपको अगर इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कारण हो सकता है आपके पिछले कुछ जन्म में, किसी जन्म में आपने कुछ किया हुआ कर्मा का आप अभी उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। तो फिर पास्ट लाइफ में आपको अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है इस जन्म में, तो उसके लिए आपको रेमेडी नहीं मिलती, क्योंकि पास्ट लाइफ सिर्फ बताता है कि आपने क्या कर्मा किया था और उसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ रहा है।
लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड ये ऐसी एक मॉडलिटी है जिसमें थ्रू मेडिटेशन जो हीलर, यानी मैं आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ, आप किसी का देखती हूँ, तो मैं आपका नाम, आपकी परमिशन लेके, हम लोग अभी थर्ड डिमेंशन में रह रहे हैं। हमारे आकाशिक यानी सोल के रिकॉर्ड जो है वो 8th डिमेंशन में है, यूनिवर्स में है। इसे चित्रगुप्त की लाइब्रेरी बोल सकते हैं हम। तो वहां पे थ्रू मेडिटेशन हम लोग जाके आपकी सोल की जो बुक रहती है उसे ओपन करके हम लोग देखते हैं कि अगर आप कुछ, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या आपको उसका रीजन भी नहीं समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है, तो फिर वहां से हम लोग आपके प्रॉब्लम का जो रीजन है वो निकाल सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में ये है कि हमें वहां से रेमेडी मिलती है कि जिससे हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको मेरी एक केस डिस्कस करूंगी कि एक 3-4 साल पहले पहले मेरे पास एक लेडी आई थी जिनको पेट का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। यानी उनको कुछ भी खाओ तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सब पैथी आजमा ली थी, एलोपैथी हो गया था, आयुर्वेदिक हो गया था, नेचुरोपैथी हो गया था, उन्होंने बहुत बार वो पंचकर्मा बोलते हैं वो भी किया था, लेकिन उनको आराम ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने, उनको किसी ने सुझाया और वो मेरे पास आए और फिर हमने उनका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किया। तो उसमें पता चला कि ये जो उनका जन्म है उससे 3 जन्म पहले वो एक साहूकार या ऐसे पहले रहते थे ना, जिन वो बड़े साहूकार जिनके पास बहुत सारे लोग काम करते थे उनके खेती में या उनके गुलाम रहते थे, तो उसकी जैसी वो साहूकार थी। और उस टाइम पे उनके यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनको वो भूखे पेट काम करवाती थी। और वो भूखे पेट जब सोते थे तो उनकी जो कर्ज बोलते हैं हम लोग, वो उनको लग गई, उनके सोल को वो कर्ज से वो पीड़ित हो गया। और उस जन्म में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 जन्म बाद जब वो इस जन्म में आई तो उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कर्ज वो अभी भुगत रही थी। तो फिर उनके लिए हमने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा अन्न दान करो, तो उसके वो आपका जो बैड कर्मा है वो नलीफाई होने में मदद होगी। और मुझे आपको ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी उनका पूरा प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ है, लेकिन 50% तक उनका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था वो अभी खत्म हो गया है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छी है। यानी आपको अगर प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन आपके सोल ने क्या कर्म किए हैं ये तो कम से कम आपको पता चल चल सकता है इसके बारे में। और दूसरी बात, जब ये समझ आता है कि हमने कभी का किया हुआ किसी जन्म का कर्मा हमें आगे जाके भुगतना है, तो नेचुरली कोई भी कर्मा करने से पहले हर कोई 10 बार तो जरूर सोचेगा कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके मुझे ये भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी जब हम लोग कर्मा करेंगे तो कॉन्शियसली करेंगे। तो यस। ये बहुत अच्छी मॉडलिटी है और मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि किसी सोल का अगर कुछ उसको फर्क पड़ जाए तो उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिलता है कि चलो मैं इतना सा तो किसी के काम आ सकी, तो काम ये आए, सही। बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये एक मॉडलिटी है। तीसरी है जो न्यूमरोलॉजी में काम करती हूँ। हम्म। न्यूमरोलॉजी जो है वो भी 1 से 9 तक अंक पे है। और ये जो हर एक अंक है, हर एक नंबर है, वो एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 1 नंबर है वो सन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर है वो मून से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर है वो जुपिटर से जुड़ा हुआ है। ऐसे हर एक नंबर का एक ग्रह है। और वो जो ग्रह है उसके हिसाब से, यानी अगर आपका 2 नंबर अगर बर्थडे का मिला के अगर 2 नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल रहेंगे, क्योंकि मून जो है वो हमारे इमोशन पे काम करता है। या अगर आप
सपोज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ कि आपका 21 नंबर बर्थ डेट है, तो आपके पहले 2 नंबर है, दूसरा नंबर 1 है। पहला 2 जो है वो मून का है, 1 जो है वो सन का है। लेकिन 2 ये मून जो है वो सन पे छा रहा है, यानी आपके घर में आपकी मम्मी जो रहेगी वो आप पर डोमिनेट करती रहेगी, ऐसे ये होता है। या अगर आपका 3 नंबर आ रहा है, तो आप कभी ना कभी जिंदगी में स्पिरिचुअल लाइन पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। तो ऐसे आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपका भविष्य हम जान सकते हैं। या मैं बताऊं आपको कि अगर आपके बर्थ डेट में कोई एक नंबर मिसिंग है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग आपको रेमेडी भी दे सकते हैं, क्योंकि 9 कोई भी एक नंबर बड़ा या छोटा नहीं है। हर एक नंबर का हम्म, अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी है, उसका आप पे इफेक्ट है। तो अगर आपका एक हाथ नंबर 1 से 9 में कम आपके बर्थ डेट में मिसिंग है, तो उस पर भी हम लोग आपको रेमेडी दे सकते हैं, जिस हिसाब से आपको फिर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें आप थोड़ा सा तो ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी कि 4 ये नंबर जो है वो राहु का नंबर है। और 4 नंबर अगर आपके लाइफ में नहीं बर्थ डेट में नहीं है, उसके एडिशन में नहीं है, या अलग अलग न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशंस रहते हैं और उसमें 4 अगर मिसिंग है, तो आपके लाइफ में ना आप बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहेंगे, हमेशा दूसरों की सुनते ही रहेंगे, रिसेप्टिव ही रहेंगे। तो फिर हम लोग उसके लिए आपको रेमेडी देते हैं कि आप 4 के लिए क्या करें। तो राहु के लिए क्या रेमेडी है, तो आप काले कुत्ते को चपाती खिलाइए, या इस तरह की रहती है, कुछ कुछ अलग अलग रेमेडीज रहती है। वो अगर आप करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में जो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी है, मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि ये कर्मा रहता है, तो उसको तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो कम से कम हम लोग उसे एक्सेप्ट तो कर सकते हैं कि नहीं बाबा, मुझे इतना भोगना है। मेरा सिर फूटने वाला था, तो भगवान ने मुझे सिर्फ पाँव में दर्द दिया है, तो कम से कम हम न्यूमरोलॉजी की मदद से इतना कर सकते हैं। फिर आगे जाके मैं आपको और एक बारे में बताऊंगी, वो है मैं साउंड हीलर हूँ। तिबेटियन बाउल्स जो रहते हैं, वो उसका साउंड हीलिंग, ये एक टेक्निक है जिसमें से हम लोग पेशेंट्स पे काम करते हैं। वो कैसे, तो साउंड बजा के पेशेंट पे कैसे काम किया जा सकता है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो साउंड हीलिंग रहता है, उसमें हम लोग जो बाउल यूज करते हैं, एक तो वो जो बाउल है वो 7 मेटल के बनाए हुए हैं, और हर एक मेटल हर एक अगेन प्लैनेट को रिलेट करता है। यानी सोना है वो सन को रिलेट करता है, चांदी है वो मून को रिलेट करता है, उसमें लोहा रहता है वो शनि को रिलेट करता है। ऐसे उस वो जो साउंड बाउल्स रहते हैं, वो भी प्लैनेट को रिलेट करते हैं। और हम लोग जब वो बजाते हैं, तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसीज निकलती है, तो आपको सबको तो पता है आजकल कि हमारे ब्लड जो है हमारे बॉडी में 70% तो है वो लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड, और ये भी आपको सबको पता है कि हम जब एक हाथ पत्थर पानी में फेंकते हैं, तो वो तरंग निकल आते हैं। तो उसी टेक्निक को यहाँ पे यूज करके जब हम वो साउंड फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है या जो वाटर फ्लो हो, फ्लूइड्स फ्लो हो रहे हैं, उन पर वो तरंग निकल जाते हैं। और हमारी बॉडी में कब कहीं भी दर्द होता है, वो क्या होता है, तो दर्द ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे कुछ क्लॉट है या कुछ जमा हुआ है, इसीलिए हमें वहां पे पेन रहती है। लेकिन जब हम साउंड हीलिंग करते हैं, तो वो तरंग की वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छी तरह से पूरी बॉडी में होना चालू हो जाता है, और उसके कारण हमारा पेन जो है वो कम होने में मदद मिलती है। लेकिन एक ही आप अगर कहेंगे कि एक सेशन में मुझे चाहिए, तो नहीं, पहले सेशन के बाद पक्का आप बोलेंगे नहीं मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश,
ऐसे आप बोलेंगे। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली उसके सेशंस लेंगे तो पक्का आपको, यानी मैं आपको ये बताऊं कि इस पर इतना रिसर्च हुआ है कि कैंसर तक के पेशेंट पे इस ये थेरेपी काम करती है। तो ये साउंड हीलिंग भी एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो चक्रा हीलिंग। आपको आजकल ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि 7 चक्रा है हमारी बॉडी में, और वो उसका बैलेंसिंग रहता है, या वो कभी उनकी एनर्जी लो हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी उनकी एनर्जी हाई हो जाती है तभी आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चक्रा है, ये स्पिरिचुअलिटी का वर्ड है, लेकिन ये चक्रा क्या है? तो ये हमारे बॉडी में जो है एनर्जी सेंटर्स है। यानी यहाँ पे हमारा विशुद्ध चक्र है तो वहां पे हमारी ग्लैंड है, या हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र है तो हमारे वहां पे पीनियल ग्लैंड है। यहाँ पे हमारे सहस्त्राधार चक्र है तो वहां पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। यानी ये एनर्जी सेंटर्स है। और ये जब चक्रा एनर्जी हम लोग बैलेंस रखने में अगर कामयाब हो गए तो मेरी मानिए आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी को बराबर से मैं क्या बोलूं आपको, मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो उसके लिए भी आपको लेकिन मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन भी आजकल ये एक बड़ा वर्ड हो गया है कि हर कोई बोलता है मैं यूट्यूब पे सुनकर मेडिटेशंस करता हूँ। लेकिन मैं ये भी बात आपको बताना चाहूँगी कि हर एक मेडिटेशन हर एक के लिए यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी ये जो है ये कफ वात पित्त ये 3 गुणों से बनी हुई है। किसी के बॉडी में कफ ज्यादा रहता है, किसी के बॉडी में वात ज्यादा रहता है। तो अगर एक ही गाइडेड मेडिटेशन हम सब लोग यूज करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मैं बोलूँगी आपको अच्छा लगेगा। कोई कोई भी मेडिटेशन करने के बाद आपको 100 नहीं 1000% मैं बोलूँगी आपको अच्छा बहुत लगेगा। लेकिन अगर आपको आपके एनर्जी सेंटर्स पे काम करना है, तो पहले आपको अपनी बॉडी पे काम करना होगा। यानी आपको खुद को पहचानना होगा कि मेरी बॉडी क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या सूट होता है। ये देख के अगर आप मेडिटेशन करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको फायदा हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मोडालिटी है। फिर मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग के बारे में बताऊंगी। पेंडुलम डाउजिंग यानी ये पेंडुलम एक रहता है, क्रिस्टल के भी रहते हैं, मेटल के भी रहते हैं। उससे भी हम लोग अगर हमारे पास कोई आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उससे भी हम लोग उसको मदद कर सकते हैं पेंडुलम डाउजिंग की हेल्प लेके। तो उसमें क्या, अगेन हमारी बॉडी जो पेंडुलम डाउजिंग कर रहा है उसकी बॉडी एक मीडियम की तरह काम करती है। एक्चुअली आपको ये जो आंसर्स मिलते हैं वो यूनिवर्स से मिलते हैं। यूनिवर्स में आपके बारे में जो आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन यूनिवर्स को हर एक के बारे में पता है कि इसकी लाइफ में आगे जाके क्या होने वाला है। लेकिन हमें वो पहले से बताया नहीं जाता, क्योंकि अगर हमको हमारा सब फ्यूचर पता ही चल गया तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान हमारे सामने बहुत सारी चीजें नहीं देते, वो बोलते तू डेली लाइफ जिया कर। इसलिए हम आजकल स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं कि आप सिर्फ आज के दिन के बारे में सोचो, आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में भी मत सोचो। आज का दिन जी लो, अच्छी तरह से जी लो, अच्छे कर्मा कर लो, क्योंकि जो करोगे वो तो वापस आने वाला है। तो ये पेंडुलम डाउजिंग में भी हमें मीडियम बना के यूनिवर्स आपको जितना उस यूनिवर्स को लगता है कि आपको अभी बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है तो यूनिवर्स को आपकी क्या बोलते हैं वो भी आपके बारे में कंसर्न रहता है कि नहीं, इसको इतना ही दुख देना है जितना वो सहन कर सके। तो अभी ये टाइम आ गया है कि इसको थोड़ा सा 25% मैं सोल्यूशन दे दूं कि अभी ये करके तू अपना कर्मा अच्छा बढ़ा, ताकि तेरा जो है भुगतने का वो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाए। तो पेंडुलम डाउजिंग में भी हम आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं।
उसके बाद मैंने जिस सब्जेक्ट में अग्निहोत्र, जिस सब्जेक्ट में मैंने एमफिल किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। यानी मैं एक ही आपको वो सेंटेंस में बताऊंगी कि एटम बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब, ये सब बना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब सब बना ही दिए हैं हमने, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। बराबर है, ये आप चीज हर एक को ये चीज पता है कि एटम बम बना दिया है, लेकिन उसके आप अभी तक जापान के लोग उसका साइड इफेक्ट्स भुगत रहे हैं, कितने जनरेशन्स हो गए उनके। लेकिन अग्निहोत्र ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे आप एटम बॉम्ब से होने वाले रेडिएशन से भी बच सकते हैं, इतनी उसमें ताकत है। और इसका रेफरेंस लगता है वो हमारा इंडियन कल्चर में जो 4 वेद है, उसका जो फर्स्ट वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका महत्व और इसकी प्रोसेस बताई गई है। यानी ये कितने पुराने टाइम पे इस पे काम किया गया था। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा रिसर्च उस टाइम पे किया हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि ये कलयुग है, यहाँ पे तो ये दिन ब दिन सब निगेटिव बढ़ने ही वाला है, तो उसके लिए अभी से हमारे लिए उन्होंने रेमेडीज वहां उस टाइम पे करके रखा है। और इसके लिए मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको सबको पता है कि मुझे लगता है 1980s में, कोई 86 में शायद, भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की, जहां पे गैस लीक हुआ था और हजारों लोग मर गए थे भोपाल में। लेकिन राठौड़ करके एक फैमिली है और कुशवाहा, ऐसे 2 फैमिलीज भोपाल की थी, जो वो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था उससे कुछ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही वो लोग रह रहे थे। लेकिन उनके घर में किसी को भी वो जो गैस का साइड इफेक्ट था, या गैस की वजह से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, या जो लोग मर गए उनको जो प्रॉब्लम हुआ, वो उन घर में से 2 घर में से किसी को भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रेगुलर अग्निहोत्र कर रहे थे बहुत सालों से। तो वो जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हम उस जहां पे हम करते हैं वहां पे एक अलग ऑरा तैयार हो जाता है, और वहां पे उस ऑरा में आपको रेडिएशन का या किसी भी पॉइजनस गैस का या पोल्यूशन का इफेक्ट आप पर नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए होती है। गाय के गोबर के जो टेंडे रहते हैं वो, गाय का घी, अक्षत, और दिया जलाने के लिए कपूर। सिर्फ एक ही चीज उसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो है सनराइज और सनसेट का एग्जैक्ट टाइम। क्यों सनराइज और सनसेट का एग्जैक्ट टाइम? क्यों? तो उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे एक एनर्जी का बहुत बड़ा टर्ब्यूलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में तैयार हो जाता है, और उस टाइम पे, उस टर्ब्यूलेंस के टाइम पे अगर हमने वो प्रोसेस की तो आपको उसके 1000 टाइम्स अच्छे फायदे मिलते हैं। बाकी के टाइम पे आप करेंगे वो होमा होगा। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर आप अग्निहोत्र करेंगे, उसके 2 एकदम से छोटे 3-3 शब्द के मंत्र हैं, वो आपको बोलने पड़ते हैं और आपको आहुति देनी पड़ती है। बस 5 मिनट की प्रोसेस है, सिर्फ आपको टाइम टू टाइम वो करनी पड़ती है। आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या उस पर देखेंगे तो आपको अग्निहोत्र पे, और मैं यह आपको गर्व से कह सकती हूँ कि 90 देशों से ज्यादा देशों में रेगुलर अग्निहोत्र चल रहा है। ये मैंने आपको भारत की एक एग्जाम्पल दी, अभी मैं आपको रशिया की एक एग्जाम्पल देती हूँ कि रशिया में 86-87 में ही वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट से गैस लीक हो गया था, और वो रशिया और पोलैंड की जो बॉर्डर है
वहां पे वो गैस लीक हो गया था और वहां पे बहुत सारे लोगों को वो बहुत प्रॉब्लम आ गए थे। जानवर मर गए, पूरा खेत क्रॉप्स था वो सब जल गए, लोग मर गए। लेकिन वहां पे एक भृगु अरण्य करके एरिया है, पोलैंड में एक भृगु अरण्य करके एरिया है, जहाँ पे रेगुलर अग्निहोत्र करने वाले लोग हैं। बहुत सालों से वो लोग वहां पे अग्निहोत्र कर रहे हैं और वहां पे उनको वहां पे वो होमा थेरेपी बोलते हैं। और वहां पे जो कर रहे थे, उनके खेतों पे या उन लोगों पे या उनके जो वहां पे जानवर थे उन पे कुछ भी वो रेडिएशन का उनको इफेक्ट नहीं हुआ। तो उस ये इतना ये चीज बड़ी हो गई मीडिया में उस टाइम पे कि रशिया का जो वहां पर मेन आर्मी का रहता है वो इंडिया में आके अक्कलकोट करके महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पे ये अग्निहोत्र का प्रसार करने वाले जो श्री गजानन महाराज है, उनका मठ है, आश्रम है। वहां पे वो रशियन आर्मी का चीफ आके वहां पे 6 महीने रह के उसने वो अग्निहोत्र टेक्निक सीख लिया और बाद में रशिया में जाके उन्होंने उसमें बहुत सारा रिसर्च कर लिया। तो ये इतनी बड़ी चीज है। और मैं एक बात अग्निहोत्र के बारे में बहुत आपको अच्छी बताऊंगी कि हम लोग 3-4 चीजें ही सिर्फ उसमें यूज करते हैं। मैंने आपको बोला गाय के गोबर के टिंडे, गाय का घी, अक्षत, यही चीजें हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये जो चीजें हैं उसमें सिर्फ जो 3 चीजें उसमें अग्नि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 32 एलिमेंट्स है जो इनमें है। लेकिन अगर आप वो जो ऐश रहती है अग्निहोत्र की, उसमें अगर आपने देखा तो पीरियोडिक टेबल के जो 92 इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स है, वो पूरे के पूरे 92 एलिमेंट्स उस ऐश में आपको मिलते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि 32 से 92 हो कैसे गए? यानी इसमें कितनी पावर है। और अभी ये जो ऐश है वो सब खेतों में यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। अगर उस ऐश को, हमें सबको पता है कि मार्केट में हम जो सब्जियां फल खरीदते हैं उस पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, वो स्प्रे किए हुए रहते हैं। अभी हम हर एक कोई तो खुद की खेती नहीं उगा सकता, हमें तो वही खाना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फल या सब्जी लेके आए, उसको पानी में भिगो के सिर्फ एक चिमुट इतना सा पिंच आप अग्निहोत्र के ऐश उसमें डाल दे और 15 मिनट तक पानी में रखे, तो आपको दिखाई देगा कि सब केमिकल्स ऊपर आ गए हैं। यानी उस एक पिंच ऐश का भी इतना महत्व है। तो मैं आपको सबको ये इंसिस्ट करूंगी कि आप ट्राई कीजिए उसका एक पिरामिड जैसा, पिरामिड उल्टा कर दे तो कैसे उसका शेप हो जाए, उसकी तरह का उसका बर्तन बोल सकते हैं हम लोग या पात्र बोल सकते हैं, उसका रहता है, वही यूज करना पड़ता है क्योंकि वो भी एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है कि वो उसका जो शेप है, वो शेप, या आप सबको पता है कि पिरामिड्स में मम्मी से इतने प्रिजर्व रहे क्योंकि वो उसमें भी एनर्जी सेंटर्स है। तो वही वो शेप लेके अग्निहोत्र आप करेंगे तो पक्का हम सबको उसका बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि सबको पता है कि दिन ब दिन पोल्यूशन का जो सब स्तर बढ़ रहा है उससे क्या होने वाला है आगे जाके। तो ये भी मैं आपको पक्का इंसिस्ट करूंगी। और बहुत सारी मॉडलिटीज है लेकिन मैं अभी आपको इतना ही बता रही हूँ। ममता आपका माइक चालू कर दीजिए। मॅडम एकदा रिफ्रेश करून बघा.
Am I audible now? Yes, now. थैंक यू मयूर जी, थैंक यू मयूर जी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शर्मिला जी, बस इतना ही बता दीजिए कि जो हमारे लोग बहुत हैं, मतलब आपको भी बहुत अनुभव होता होगा कि लोग बहुत है और मोडालिटीज भी बहुत है, तो आप किस तरीके से आप समझ लेती है कि किस मोडालिटी के साथ जोड़ा जाए? क्योंकि जैसा मैं मानती हूँ कि जैसे आपने कहा, कफ, पित्त और वात प्रकृति होती है और सभी को सब बातें रिलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे होम्योपैथी अच्छा लगता है या फिर सूट होता है, आपको एलोपैथी सूट होता होगा, तो आप ये कैसे पहचान लेती है कि ये जो भी आई है, महिला बहन आई है या भाई आए हैं, इनको कौन सी तरीके की मोडालिटी आप सजेस्ट करती हो, या वो आते हैं वो मोडालिटी को चूज करके आते हैं, या फिर आप उनके ऊपर एक या दो मोडालिटीज का प्रयोग करती है? नहीं, मेरी यहाँ पे जब लोग आते हैं तो एक तो मैं ऑरा पढ़ सकती हूँ। ऑरा यानी क्या है कि हमारे बॉडी जो है उसके बाहर जो एक 7 लेयर्स का ऑरा रहता है। अगर आपको प्रॉब्लम है कोई भी, तो आपके ऑरा के कलर्स हर एक वो जो एक लेयर है उसका एक कलर है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, यानी आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी एथिक बॉडी है, ऐसे जो बॉडीज है उसमें आपको कलर चेंज होने के बाद समझ आता है कि इनमें कोई कहाँ पे कौन सी चीज जगह पे प्रॉब्लम है। वाह। ज्यादातर मैं ऑरा देख के ही ये डिसाइड करती हूँ कि उनको किस थेरेपी की जरूरत है। और दूसरी, मेरे गुरु की मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे वो इंट्यूशन के हिसाब से समझ जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। एक आपने डाउजिंग के बारे में बहुत अच्छी आज बात कही है कि वो मेटल का भी हो सकता है या फिर फाइबर का भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन मेरे आज तक के समझ में यही था कि ये जो डाउजिंग है, ये जो पेंडुलम डाउजिंग होता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर हिप्नोटिज्म। तो आज तक हमने जो भी फ़िल्में देखी है या फिर थिएटर देखा है या फिर जो कुछ भी मालिकाएँ देखी है टीवीज़ के ऊपर, इसका प्रयोग ज़्यादातर तांत्रिक के रूप में होता है या फिर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को हाइलाइट करने के लिए होता है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली ना मार्केट में कुछ चीजें बहुत गलत तरीके से दिखाई जाती है, और उसकी वजह से ना उसका जो अच्छा रूप है या पॉजिटिविटी है वो कहीं पे भी यानी हाइड हो जाते हैं, सच में बताऊं तो। लेकिन पेंडुलम डाउजिंग से मैं आपको बताऊं कि मैं पेंडुलम डाउजिंग सिर्फ आंसर्स के लिए नहीं, अगर मेरे पास कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उस टाइम पे उसके चक्रा पे भी मैं जब पेंडुलम डाउजिंग करती हूँ तो वो दिखाता है कि ये कौन सा चक्र इसका ब्लॉक है या कौन सा उसकी एनर्जी कम है। तो उस हिसाब से उनको फिर मेडिटेशन रहता है या फ्लावर रेमेडीज रहती है। वो हाँ। फ्लावर रेमेडीज के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगी। हुँ। ये एक जर्मन थेरेपी है। आप बोल सकते हैं कि होम्योपैथी के जैसे ही ये रहते हैं। ओके। फ्लावर इसेंसेस के हुँ। ये इसेंसेस रहते हैं जो हमारे जो 7 मूड्स है या इमोशंस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एग्रेसिवनेस है, पैनिक है, ऐसे जो रहते हैं ये 7 इमोशंस पे ये काम करते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फूलों की इसेंस से बनाई हुई है, कोई भी केमिकल हुँ। उनमें। तो फिर अगर पेंडुलम डाउजिंग में मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये हाइपर हो रही है और इसका आज्ञा चक्र बहुत हाइपर हो गया है, तो ये जो पेंडुलम होता है ये बहुत जोर जोर से घूमने लगता है। जब मैं उसके यहाँ पे वो पेंडुलम ऐसे ऊपर रखती हूँ तो वो बहुत राइट से अगर घूमने लगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेफ्ट से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा तो समझ आता है कि ये ब्लॉक है, ये इसमें एनर्जी बहुत कम है। तो उस हिसाब से हम फिर फ्लावर रेमेडीज यूज कर सकते हैं। या उसके साथ मैं देखती हूँ कि अभी प्लानिटरी उनकी ये पोजीशंस क्या है, तो एक हाथ प्लैनेट पे उस हिसाब से फिर रेमेडी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो कोई आता है तो हर एक की एक एक कोई क्राइटेरिया हर एक के लिए कॉमन नहीं है, हर एक का अलग अलग रहता है।
यस। शर्मिला जी, मुझे ना बहुत गर्व हो रहा है कि आप एक साइंस बैकग्राउंड या मतलब जो आपने माइक्रो में एमएससी किया है, मास्टर्स किया है, उसके बाद भी आप इस स्पिरिचुअल फील्ड में आई है और बहुत सारे लोगों को आप की ये जो विचारधारा है इसके साथ आप चल रहे हैं। क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ, ओके। तो इसके ज़रिए मैं अब तक ये मैं मानती थी कि स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं या फिर वो सिर्फ़ भगवान के नाम स्मरण में ही उनकी ज़िंदगी जाती है। लेकिन आजकल मैं बहुत जगह देख रही हूँ कि जो भी स्पिरिचुअलिटी के बेस के ऊपर कुछ करते हैं, वो बहुत अच्छे खासे पढ़े हुए होते हैं और कोई-कोई तो आईआईटी के मास्टर्स भी होते हैं, जैसे आप भी अभी मास्टर हैं। तो मैं एक मानती हूँ कि लोगों की विचारधारा के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि हमें लाइफ किस तरीके से बैलेंस करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी ये शब्द जो है, इसके बारे में ना बहुत सारी गलत फैमिलियां है कि स्पिरिचुअल आपको होना है यानी आपको सफेद कपड़े ही पहनने पड़ेंगे या ऑरेंज कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, आपको खाने पे परहेज करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, आपको अच्छा जिंदगी जीनी नहीं है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी या भगवान का दूसरा नाम है परमानंद, आनंद। जब आप सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं तब आप सबसे ज्यादा भगवान के करीब रहते हैं। और दूसरी थेरेपी जिंदगी के बारे में हमेशा याद रखना कि एक बार भगवान आपको माफ कर देगा लेकिन आपका कर्मा कभी आपको माफ नहीं करता। इसीलिए आप जो जिंदगी जी रहे हो वो बहुत कॉन्शियसली जियो। भगवान हमें यही बताते हैं कि आप कॉन्शियसली जियो कि जो मैं अभी कर रहा हूं ये गलत है या सही है, ये सोच के फिर आप वो कर्मा करो, तो फिर आपको ही आपका लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे हम लोग वो हमेशा वो मुखौटा एक चेहरे पे रख के चलते हैं तो हमारा चेहरा हमेशा हम ढके रहते हैं और उस वो मुखौटा चेहरे की वो जो फाइटिंग में ही हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है क्योंकि हमको दिखाना एक है और हम है एक। है। तो जितना आप आपके खुद का चेहरा सामने लोगों के रखोगे, ठीक है, किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा, किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमें आंसर देना है वो सिर्फ दो को, एक खुद को और दूसरा भगवान को। डरना सिर्फ दोनों से है, एक भगवान से और दूसरा खुद से। क्योंकि जब हम कोई बुरा काम सोचते हैं, करते हैं, तो हमारा गिल्ट हमें हमेशा खाता, अंदर से खाता ही है कि नहीं, वो बोलता रहता है मन अंदर से तूने गलत किया, भले तू दिखा रहा है कि नहीं मैंने करेक्ट है, मेरा अभी ये मैंने जो किया वो बराबर है, लेकिन आपका जो गिल्ट रहता है ना हमेशा आपको निचोड़ता रहता है कि नहीं तू नहीं अच्छा किया, तूने नहीं अच्छा किया। सही है। और दूसरा, जो भगवान हमें दिखता नहीं लेकिन उसका हर एक रात को हर एक जो सोल है उसका वो रिकॉर्ड ऊपर लिख रहा है। तो ये सोच के अगर हम चले तो स्पिरिचुअलिटी दूसरी कुछ भी चीज नहीं है, यही है। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, जितना हो सके सेवा करो। भगवान मंदिर में नहीं है। मैं हमेशा ऐसे मेरे गुरु मुझे बोलते हैं कि जब मंदिर में पूजा कर रहे हो तो पूरे विश्व को मंदिर में लाओ, और जब मंदिर के बाहर निकलो तो हर एक में वो भगवान देखो। वाओ, वेरी वेल इससे सेड। ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप हम और उसमें जो आत्मा है वही मुझ में है, तो खुद के आत्मा को तो कोई परेशान नहीं करेगा ना, बराबर है। तो फिर ये सोच रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी इतनी ही है, एकदम से सिंपल जीना, ये स्पिरिचुअलिटी है। उसमें कपड़ों का फर्क नहीं पड़ता, खाने पीने का फर्क नहीं पड़ता। आपको आज लग रहा है कि आज जाके मैं बिरयानी खाऊं, ठीक है, जो खाने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा ना, वो उसी टाइम पे आप भगवान से कनेक्ट होते हो। सही है, सही है। ऐसा याद रखना। बहुत बहुत अच्छा लगा शर्मिला जी आपसे बात करके, और आपके आपने जितनी भी मोडालिटीज को यहाँ पे रखा है, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ये शो जो भी लोग देखेंगे जरूर आपको मैसेंजर पे ढूंढेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। जिन जिन को जिस भी मोडालिटीज के साथ आपके साथ कनेक्ट होना है, आप उनके साथ कनेक्ट होगी। आज आपने एक अलग दुनिया का हमें दर्शन करवा दिया है, और अब मैं आप सभी को एक
और ही अलग दुनिया में लेके जाना चाहती हूँ। उसके पहले मैं 1-2 सवाल शर्मिला जी से कहूंगी। शर्मिला जी, आज आप ओक कनेक्ट पे पहली बार आई है मीटिंग के लिए, आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों के सामने मेरे जो विचार है वो मैं बोल सकती हूँ। मुझे पता है कि हर एक को ये पसंद आएगा नहीं है, वो मेरी चीज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं लोगों के सामने तो आई, मुझे एक प्लेटफॉर्म तो यस, मिला जो यस। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। क्योंकि मैं घर पे मेरी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो एक छोटा सा लिमिटेड पोर्शन है, लेकिन आज ओ कनेक्ट यस, पे आके मैं लाखों लोगों तक पहुंच रही हूँ, तो मुझे यस। इसकी ये तो बहुत ये तो एंगल दूसरा है, लेकिन पहला एंगल ये है कि आपने आज पहली बार ओ कनेक्ट को यूज कर रही है, तो इसका अनुभव आपको कैसा है? ये बहुत अच्छा, मैं एकदम से क्लियर सब, मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है, आप भी एकदम से मस्त दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब ज्यादा ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर और पा ये रही। जो फीचर्स आप कुछ सब कुछ देख रही है यहाँ पर, शायद रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये फीचर्स लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सारे जो फीचर्स आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग का है, एक प्रॉम्प्टर का है, कि यहाँ पे एक अचीवमेंट का, ये क्या हम साउंड, बैकग्राउंड साउंड दे सकते हैं, तो इस तरीके की बात देखिए, आप शायद अब सुन पाएंगी। क्या आप सुन पाती हैं? हाँ सुन पाई आप? हाँ तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे सेलिब्रेशन के हैं, हैप्पी मूड्स के, रॉकिंग्स के हैं, तो यहाँ पे बहुत है, तो ये आप पढ़ पा रही है, तो आपको ये सारे इतने सारे फीचर्स क्या आपने कभी देखे हैं किसी भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में? क्या आपने कभी देखे हैं? नहीं, मैं ये जरूर बताऊंगी कि मैंने जूम पे मेरे वेबिनार्स बहुत मैं लेती हूँ, या मेडिटेशन के वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ना सब ये जो यूज कर रही है ना, मैं इतना टेक्नो savvy नहीं हूँ, सच बात नहीं। बताऊं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत इजीली ये सब हैंडल कर रही हूँ। वाह, और ये वेरी। मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है कि वो नहीं तो ये ढूंढो वो ढूंढो, ये फीचर कहाँ पे, ऐसे मुझे नहीं हुआ। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए, मैं इमीडिएटली वो प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो तो ये आज आप ओ कनेक्ट के जरिए आप ओईएस में आप आई हो, तो वेलकम टू ओईएस। और ओईएस में जैसे भी आप जाओगी और आप जो भी ढूंढोगी वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप जितना भी ढूंढोगी, आपको ऑन पैसिव के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आती हूँ, मैंने जो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा था कि आप लोगों तक पहुंचना चाहती है, बहुत ही लोगों तक पहुंचना चाहती है। तो मैं आज आप ओ कनेक्ट में आई हो और इसके जरिए आपने पहले ओमेल क्रिएट किया है। ओमेल क्रिएट करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको 5-10 सेकंड से ज्यादा कुछ टाइम लगा होगा। आपने हार्डली। सिर्फ आपका नाम डाला है, और मतलब मैंने जो आपको एक लिंक भेजी थी उसको आपने क्लिक किया, आपका पूरा का पूरा जो नाम, ये सरनेम नेम आपने डाला, आपका ओमेल क्रिएट किया और डन, आपने रजिस्टर कर लिया। तो ये बहुत इजी था शर्मिला जी, या फिर बहुत बहुत डिफिकल्ट? ही इजी था। मैंने बोला ना कि मैं बिल्कुल टेक्नो savvy नहीं है, तो मुझे नहीं, वो फिर भी इतनी अच्छी तरह से हो गया ना, तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। मुझे टेंशन आ रहा था कि पता नहीं मैं ये लॉग इन कर पाऊंगी कर कि नहीं। पाऊंगी, हाँ। और और आज आपको अभी 14 डेज का आपको ये ओ कनेक्ट का ट्रायल पैक मिला है। आगे जाके अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन लेती है तो आप इसको बहुत लोगों तक हमेशा के लिए इस्तेमाल कर पाओगी। एक ही टाइम में आपको पॉकेट में हाथ डालना है, अगर जब भी आप चाहो तब। ये किसी के भी जबरदस्ती नहीं है, ये जस्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप इसको एक बार ही आपको खरीदते हैं तो इस ओ कनेक्ट का आनंद आप खुद की जनरेशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, इसको आप यूज कर सकते हो। आपको फिर से कभी भी पे करना नहीं है। और इसका एक फीचर है कि आप 10,000 अटेंडीज के साथ इसको यूज कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो आपका जो एक ये जो डिफरेंट मोडालिटीज है, इसके साथ अगर आप बहुत लोगों तक पहुंचना चाहती है एक साथ, तो अगर उन सबको अगर आप ओ कनेक्ट की लिंक क्रिएट करके आप भेज देते हो, इवेंट क्रिएट करके आप भेज देते हो, तो आप बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर सकती है। आपके जो भी मोडालिटीज है वो आपको सिखाने के लिए ओ कनेक्ट आपको बहुत असरदार साबित होगा। डिफरेंट मोडालिटीज को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास में अगर आप डिवाइड करते हो,
तो वहाँ पर भी हर एक में आपको 10,000 अटेंडीज फॉर अनलिमिटेड टाइम आ जाएगा। तो आप इत्मीनान से आपकी क्लासेस ले सकती है। और सबसे बड़ी मैं बात आज आपको एक इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि कंपनी का काम इसके ऊपर चल रहा है जिसका नाम है ओ डोमेन। ओ डोमेन का मतलब है एक जमीन जो आपके नाम पे होगी और उसके ऊपर वेबसाइट जो आपका जो भी आपके स्किल सेट है उसको आप आपके वेबसाइट पे डाल सकते हो। इसको भी बस सिर्फ आपको एक बार खरीदना है। जैसे जनरल वेबसाइट डिजाइनर होते हैं वो हर साल आपसे डोमेन चार्जेस लेते हैं और वेबसाइट डिजाइनिंग का खर्चा लेते हैं, वो इसके बाद आपको जिंदगी में नहीं देना पड़ेगा। और कंपनी आपको 365 डेज रोज नई वेबसाइट आपको देगी और डोमेन चार्जेस भी आपको वंस इन अ लाइफ टाइम देने हैं। तो आप अगर वेबसाइट के जरिए हमारे पूरे ग्लोब में अगर आपकी ये जो स्किल्स है, आपके ये जो मोडालिटीज है, इसका अगर आप वेबसाइट के जरिए प्रचार करती हो तो आपको जितनी इंक्वायरीज आएंगी, जितने भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, उनको आप ओ कनेक्ट के जरिए बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हूँ। और हमारे ये जो एक अग्निहोत्र है, ऑकल्ट साइंस है, या फिर स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है, इन सारी, या फिर आपने जो फ्लावर रेमेडी कही है बहुत अच्छी तरीके से, इन सभी का प्रचार और प्रसार करते समय आप लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और सही मायने में आप आपकी जो मनीषा है कि मैं बहुत लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ, वो बिल्कुल पक्का होगा इसके जरिए। तो वेलकम टू ओईएस एंड वेलकम टू ऑन पैसिव। शर्मिला जी, जाते जाते 2 मिनट आप और कुछ अगर इन सभी बातों के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहती है तो ओवर टू यू। मैं यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती हूँ। और मैं हर एक को यही मैसेज दूंगी कि खुश रहो, अच्छे कर्म करो और मेडिटेशन हो सके तो दिन में 5-10 मिनट खुद के लिए निकालो। भले आप एक आंख बंद के करके बैठना है ऐसे भी नहीं है, लेकिन शांति से कम 10 मिनट तो दिन में कभी ना कभी खुद के लिए दो। देखो आप खुद में कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। या जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है, प्रॉब्लम बिना तो लाइफ किसी की भी नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने में आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो मैं बहुत बहुत ममता जी का भी थैंक्स बोलती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे आके खुद के बारे में बोलने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आपका आपने टाइम निकाल के हमें गाइड किया। और वेलकम टू ओईएस, वेलकम टू ऑन पैसिव। और ऐसे ही तरक्की आपकी हो और बहुत लोगों को आपकी ये जो स्किल्स सेट है, ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, सबको आप एक साथ में बांध के सबका भला हो और सब बहुत खुश रहे। इसी के साथ प्रणाम करती हूँ और इस बहुत ही अच्छी ओ कनेक्ट को हमारे सामने लाने के लिए मैं हमारे सीईओ, ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।